फ्लोटिंग स्टोन देखने जा सकते हैं। वहाँ पर आपको तैरते हुए पत्थर दिखाई देंगे। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होते हुए देखने को मिलेगा। से मीठा पानी निकला और माता सीता की प्यास बुझ पाई। परंतु जो आनंद ट्रेन से देखने में आता है वह दूसरे साधन से नहीं आएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आपको रामेश्वरम कैसे आना है, कब आना है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कहाँ पर रुकना है, भोजन वगैरह का क्या प्रबंध है, और यहाँ पर आकर आपको कहाँ कहाँ घूमना है। तो लगभग A to Z सारी जानकारियाँ कवर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि रामेश्वरम यात्रा के और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा तो आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा 4 धाम यात्रा में से एक धाम के रूप में जाना जाने वाला श्री रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में समुद्र के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले पूजा की थी। इस जगह भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए उनके नाम के कारण ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप पड़ा और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। वैसे इस मंदिर को लोकल के लोग रामनाथ स्वामी के नाम से जानते हैं। यहाँ का आने का जो बेस्ट सीजन रहता है दोस्तों, वो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में रहता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए आप जब भी आएँ तो कोशिश करें अक्टूबर और मार्च के बीच में ही आएँ। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है रामेश्वरम, आप अपने शहर से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन नहीं है तो आपको मदुरई आना होगा। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। मदुरई से रामेश्वरम के लिए लोकल ट्रेन भी चलती है, आप उसके द्वारा रामेश्वरम आ सकते हैं। नहीं तो मदुरई रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मदुरई बस अड्डा है, जहां से रामेश्वरम के लिए पूरे दिन बस चलती है। आप बस के द्वारा भी रामेश्वरम मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो भी आपको मदुरई एयरपोर्ट ही आना होगा, वहां से टैक्सी करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों बात आती है कि रुकने के लिए आपको कहां पर रुकना है। तो दोस्तों, यहां पर रुकने के लिए रामेश्वरम मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा धर्मशाला बनी हुई है, जहां पर आपको 250 रुपये में कमरा मिल जाएगा। आप यहां पर रुक सकते हैं। अगर आप यहां नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको मंदिर परिसर के बाहर ढेर सारी धर्मशालाएं, होटल आदि मिल जाएंगे, जो कि मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर के दायरे में ही हैं, और जिसका किराया 500 रुपये से शुरू हो जाता है। यहाँ आपको होटल और धर्मशाला के अतिरिक्त डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा। डॉर्मेट्री जो है 200 रुपये से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है भोजन वगैरह की। तो दोस्तों, भोजन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक भंडारा चलता है। आप चाहें तो वहाँ पर भोजन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर परिसर के आसपास ही आपको सभी प्रकार का भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर जो भोजन है वो 120 रुपये से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त बाहर जो धर्मशालाएँ हैं उनमें से कुछ जो धर्मशालाएँ उनकी अपनी कैंटीन भी है, वहाँ पे आपको भोजन उनकी कैंटीन में भी आप जाके कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो आप वहाँ से अपने भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। मेरी राय यही रहेगी दोस्तों कि मंदिर के पूर्वी गेट के बाहर गुजराती धर्मशाला में बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। अगर आप चाहें तो इस जगह को भी कंसीडर कर सकते हैं।
तो दोस्तों सारे प्रबंध हो जाने के बाद बात आती है कि यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त होते हैं। तो दोस्तों 2 दिनों में आप सारी जगह आसानी से कवर कर लेंगे। पहले दिन जब आप रामेश्वरम पहुँचेंगे तो आपको मंदिर के दर्शन करने होंगे, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको 22 कुंडों में स्नान करना होगा। फिर आपको भगवान शिव के दर्शन करने होते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय बचता है तो आप अब्दुल कलाम हाउस चले जाइए, जो कि मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कलाम हाउस के बाद में आप साक्षी हनुमान टेम्पल चले जाइए, जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहां पर जाकर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम को भोजन करके विश्राम कीजिए और अगले दिन की तैयारी कर लीजिए। अगले दिन आप राम पदम चले जाइए। वहां पर पत्थर पर राम जी के पद चिन्ह हैं। आप वहां से फ्लोटिंग स्टोन देखने जा सकते हैं। वहां पर आपको तैरते हुए पत्थर दिखाई देंगे। इस जगह पर समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत रहती हैं। उसी के पास विभीषण टेम्पल है। आप वहां पर चले जाइए और विभीषण टेम्पल के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप धनुषकोटी चले जाइए। धनुषकोटी में आप लोगों को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों इस जगह पर बहुत पुराना रेलवे स्टेशन और चर्च है, जो कि सुनामी में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आप नटराजा टेम्पल चले जाइए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। नटराजा टेम्पल के बाद आप कलाम जी के मेमोरियल में चले जाइए। यहाँ पर कलाम जी के जीवन से जुड़ी सारी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। और इन सब जगह घूमने के बाद आप चले जाइए सीता तीर्थम। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर माता सीता जी को जब प्यास लगी तो समुद्र के खारे पानी से उनकी प्यास नहीं बुझ सकती थी, तो भगवान राम ने यहाँ तीर की मदद से कुआं खोदा, जिससे मीठा पानी निकला और माता सीता की प्यास बुझ पाई। सबसे लास्ट में आप पंबन ब्रिज चले जाइए। दोस्तों आप ट्रेन से रामेश्वरम जा रहे हैं तो रामेश्वरम पहुंचने से पहले ही पंबन ब्रिज पड़ता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको इस ब्रिज का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी और साधन से जा रहे हैं तो आपको यह ब्रिज तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो रास्ते में ये ब्रिज पड़ेगा। परंतु जो आनंद ट्रेन से देखने में आता है वह दूसरे साधन से नहीं आएगा। दोस्तों इन सारी जगह के बारे में मैं डिटेल में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बताता हूँ कि इन सब जगहों को घूमने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई ऑटो या टैक्सी बुक कर लीजिए, जो कि आपको 8 से 10 घंटे में सारी जगह बिल्कुल आसानी से घुमा देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप रामेश्वरम की सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपका यहाँ पर आने में खर्चा कितना आएगा। तो खर्चे के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से मदुरई तक का जो ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है वो है 910 रुपये। और मदुरई से बस के द्वारा आप रामेश्वरम आएंगे, उसका लगभग 150 से 200 रुपये चार्ज होता है, तो मैं उसको 200 रुपये पकड़ लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आने पर आपको एक दिन के लिए धर्मशाला करनी पड़ेगी। आप अच्छी से अच्छी धर्मशाला भी लेंगे तो आपको 1000 रुपये में बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आपके जो अगर आपके साथ में 4 लोग हैं तो वो धर्मशाला आपको 250 रुपये पर पर्सन पड़ेगी। लोकल कन्वेंस आपका एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लगेगा तो 500 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगले दिन आप टैक्सी करके अगर घूमने जाएंगे और आप टैक्सी का जो चार्ज है वो लगभग 3000 रुपये होता है। अगर आप लोग 4 लोग हैं तो आपका टैक्सी लगभग 750 रुपये पर हेड का खर्चा आएगा। भोजन के लिए आप यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे तो 2 दिन में 500 रुपये डेली का चाय नाश्ता खाना मिला के 2 दिन का 1000 रुपये, और प्लस आप ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो 2 दिन तो ट्रेन से लगेगा आने में और 2 दिन ही जाने में लगेगा, तो लगभग एक बार का 1000 रुपये लगेगा। मतलब 1000 और जाने का 1000, तो मतलब 2000 रुपये
आपका खर्च होगा। तो इस हिसाब से आपका टोटल खर्चा आएगा दोस्तों। इस तरीके से अगर इन सारे खर्चों का हम लोग टोटल करेंगे तो लगभग आएगा 6,720, लगभग 7,000 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने जो सारे खर्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करके ही जोड़े हैं, तो इसलिए 9,000 पर मेंबर से ज़्यादा का खर्चा दोस्तों नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको अपनी रामेश्वरम यात्रा के बारे में सारी जानकारी दे दी। आपको कब आना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, भोजन क्या करना है, सब कुछ पूरा डिटेल में बता दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं रामेश्वरम के ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ बाबा।